और ये बोल करके दोनों ऊपर नीचे और अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा रहे थे, देखने के लिए कि यहाँ पर कितने ज्यादा महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं, कितनी एंटीक पीसेस, और साथ ही ये जगह भी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और फिर वो सब आर्यन के बारे में सोचने लगे थे कि क्या आर्यन वाकई ही इतना पैसे वाला था। इस बारे में तो कभी खबर नहीं होने दी उसने किसी भी स्टूडेंट को। तारा जो फिर से उन दोनों को कहीं गुम देखकर कहती है, मुझे तो लगता है तुम लोग मुझसे बात नहीं करने आए हो, बल्कि बस आपस में खुसर फुसर करने आए हो। मुझे भी तो बताओ क्या हो गया, यहाँ पर आने का कोई रीजन। प्रणव कहता है, आर्यन कहाँ है आंटी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हमने उसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, कोई नंबर वगैरह होगा, उससे बात करनी थी। ये सुनकर तारा जी कहती हैं, अच्छा तो तुम लोग इस बात के लिए परेशान हो कि उसका स्कूल मिस हो रहा। ओम कहता है, हाँ हाँ आंटी, एक्चुअली यही पॉइंट है। अब एग्जाम भी आने वाले हैं और वो यहाँ पर कहीं पर नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर भी नहीं है, तो सोचा कि एक बार उससे चलकर बात कर ले इस बारे में, सब ठीक तो है ना। तारा जी कहती है, वाकई बहुत अच्छे दोस्त मिल गए उसको। बेटा अभी तो वो नहीं है यहाँ पर जैसे ही वो आता है मैं तुम लोग की बात जरूर कराऊंगी। आरवी एक काम करो, तुम अपना नंबर दे दो। आरवी कहती है, मैं। ये सुनकर तारा जी कहती है, हाँ और कौन, दो ना नंबर। प्रणव जो अपने फोन को बाहर निकाल लिया था और आरवी अपने डिजिट्स को बोले जा रही थी और प्रणव उसे नोट करके सेव कर लेता है। लेकिन सेव करते करते वो एक बार आरवी की तरफ देखा था, जिसे आरवी हल्का सा स्माइल करके समझ जाती है और फिर उसका जवाब देते हुए कहती है, आरवी नाम है मेरा, आरवी खुराना। अब दोनों वहां से उठ गए थे और बाहर की तरफ निकलने वाले थे, तभी चिंकी जो कहती है, एक मिनट प्रणव, अगर आपको नेक्स्ट टाइम आना होगा ना तो यू आर मोस्ट वेलकम, पर इन्हें मत लेकर आइएगा, वरना अगली बार मैं जिमी नहीं बल्कि किसी बड़े से कुत्ते को ले आकर के इनके पैरों को कटवा दूंगी। ओम को भी गुस्सा आ गया था और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, एक बार बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर के चिंकी जो कहती है, मेरा नाम जानकर क्या करोगे, एफआईआर करोगे मेरे खिलाफ। हाँ, एक तो तुम पहले कुत्ते को मारते हो और वो मेरा बच्चा जैसा कुत्ता है, बेचारा, उसे कितनी चोट लगी होगी, नॉनसेंस। ये सुनकर के ओम जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, एक नजर इधर आना। प्रणव को थोड़ा डर लग रहा था कि आसपास का माहौल इतना ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पर इतने हाई फाई लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ओम अपना गुस्सा दिखाया जा रहा है, वो भी चिंकी के ऊपर। वो चिंकी का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाता है और अपने पैन को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, ये जो दांत लगा है ना तुम्हारे कुत्ते का, इसके लिए मुझे 7 इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगी तुम। चिंकी जो अपने दांतों तले अपनी जीभ को दबा ली थी और फिर ओम की तरफ देख करके अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है, ऐसा हुआ क्या, मुझे थोड़ी ना पता है, अब तुम्हें बोलना चाहिए था, तुमने आवाज भी नहीं निकाली। ओ कुछ तो करते ना। यह सुनकर के ओम जो कि उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, लड़की नहीं हूं ना मैं, इसलिए चिल्लाना नहीं आता मुझे, और ओवर एक्टिंग करना तो बिल्कुल नहीं, पागल कहेंगे। और हाँ, ये तुम्हारा नाम चिंकी किसने रखा। चिंकी कहती है, मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, तुम्हें नाम कैसे पता। तभी ओम हंसते हुए कहता है, मैं अभी इतना बेवकूफ नहीं हूँ, अखिल ने एक बार जिक्र किया था चिंकी नाम की लड़की का, पर मुझे लगा था कि चिंकी है तो कोई जानवर का नाम हो सकता है, मतलब चिंकी किस लड़की का नाम होता है। तुम्हें नहीं लग रहा ये थोड़ा अजीब नाम है तुम्हारे लिए। वैसे मुझे लगता है कि तुम ही वियर्ड हो और उसके साथ तुम्हारा नाम बहुत ही परफेक्टली मैच कर रहा है। और हाँ, अगली बार तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मैं इस मेंशन में कभी नहीं आने वाला। बात कर रही है पागल कहीं की। और फिर वो प्रणव को जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, चल प्रणव। अभी वो लोग जैसे ही बाहर की तरफ निकलते, लेकिन तभी तारा जी की आवाज उन दोनों को सुनाई दी थी। क्या आर्यन हॉस्पिटल में है। उन्होंने ये इतने तेज चिल्ला करके बोला था कि प्रणव और ओम भी बहुत ज्यादा कंसर्न होकर के भागकर अंदर की तरफ आते हैं और हैरानी से पूछते हैं, क्या आर्यन हॉस्पिटल में। अब सारे लोग जो कि हॉस्पिटल की तरफ निकल चुके थे और गाड़ी में ही बैठे हुए थे। इस वक्त 3 गाड़ियां जो कि एक साथ रवाना हुई थी उसी हॉस्पिटल की तरफ जहां पर आर्यन था, और तारा जी को लगा था कि आर्यन एडमिट है क्योंकि उन्हें पूरी बात नहीं बताई गई थी। दूसरी तरफ ओम ने जतिन को भी कॉल करके बता दिया था और साथ ही नेहा और प्रभा को भी। अब सारे लोग मिल करके उसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो उन लोग के लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर पर नहीं था। एक तरफ नेहा, प्रभा और दीक्षा स्कूटी पर बैठ कर के आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ जतिन, सर्वेश और अंकुर
और यहाँ तो गाड़ी में ओम, प्रणव, ट्रिंकी, आरवी और साथ ही तारा सिंघानिया और उनके साथ ड्राइवर और चल रहे पीछे की गाड़ियों में कुछ बॉडीगार्ड्स थे ताकि वो लोग पूरी तरह से सिक्योर और सेफ रहें। जल्दीबाजी में इस वक्त ट्रिंकी, जो कि ओम के ही बगल में बैठ गई थी, और साथ ही उसने अपनी जिमी को भी अपनी बाहों में चिपका रखा था। अब ओम, जो अपने चेहरे को बार बार इधर उधर किए जा रहा था ताकि वो जिमी की आंखों से अपनी नजरों को ना मिलाए, क्योंकि जिमी उसे घूर घूर कर देख रहा था और रह रह करके अपनी नजरों को ले जाकर उसके थाई पर शिफ्ट कर ले रहा था, जिससे ओम अपने हाथ को ले जाकर अपने थाई पर रखते हुए कहता है, ये तुम्हारे कुत्ते की नजर मुझे ठीक नहीं लग रही, इसे उस तरफ घुमा। चिंकी, जो अपने हाथ में पकड़े जिम्मी को देखकर कहती है, जिम्मी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो अपने दांत का अच्छा इस्तेमाल करना। तुम्हें इसी वजह से तो मैं इतने अच्छे अच्छे हेल्दी खाने खिलाती हूँ ताकि जरूरत पड़े तो किसी को भी काटने में तुम्हें डर ना लगे। ओके जिम्मी। वहीं दूसरी तरफ आरवी, जो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्टली, और इस वक्त उसके ठीक बगल पैसेंजर सीट पर प्रणव बैठा हुआ था, जो कि अपने सीट बेल्ट को तो कभी अपने डैशबोर्ड को पकड़ लेता, क्योंकि आरवी बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि आर्यन को कुछ हो गया है। और वो लोग बहुत ही कम वक्त में अब उसी हॉस्पिटल की तरफ आ गए थे और सारे लोग अंदर की तरफ भागते हैं। तुरंत ही आर्यन के बारे में हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा जाता है, लेकिन वहां पर पहले से बॉडीगार्ड मौजूद थे, जिससे तारा सिंघानिया पहचान गई थी। और तारा सिंघानिया को वो लोग उसी वार्ड की तरफ लेकर आते हैं, और जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के सामने तारा जी को खड़ा किया गया था, उनका दिल जो एकदम से बैठने लगता है, और वो आकर के चेयर पर धड़ाम से बैठते हुए अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। तभी ये सुन करके एक आदमी, जो उनके ठीक बगल में आकर के उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये अखिल था। और तारा जी, जो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने अखिल की तरफ देखा था, वो तुरंत उसे पहचान गई थी और खड़े होते हुए कहती है, अखिल, आर्यन को क्या हुआ? तुम उसके साथ रहते हो ना, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? मैंने कितनी बार कहा था, उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, तुम्हें पता है उसके कितने दुश्मन है। ये सुनकर अखिल कहता है, आर्यन को क्या हुआ है? वो तो ठीक था ना, अभी अभी तो उससे बात हुई है मेरी। ये सुनकर तारा जी कहती है, आर्यन को कुछ नहीं हुआ? तो फिर मुझे क्यों बताया क्या कि आर्यन हॉस्पिटल में है? अखिल कहता है, क्योंकि आर्यन हॉस्पिटल में है इस वजह से आपको बताया गया होगा, लेकिन आपको कौन ये खबर देता रहता है? और ये खबरी है कौन? मुझे उसका नाम बताइए, हर बार आपको परेशान कर देता है। तारा जी उसको रोकते हुए कहती हैं, वो सब छोड़ो, मेरा बेटा कहाँ है? और अब तक तो आरवी, चिंकी, प्रणव और ओम भी वहां दौड़ते दौड़ते आ गए थे। अखिल, जो मुड़ते हुए कहता है, रुकिए, मैं आर्यन को लेकर आता हूँ, और हाँ, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोलकर जैसे ही वो स्माइल करते हुए पीछे की तरफ मुड़ा था, अचानक से उसकी सारी स्माइल एकदम से फेड हो गई थी, और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपनी आंखों पर ले जाकर के अपने हाथों को मलते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं था, अभी तो पीछे भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। अखिल एकदम से तारा जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, आंटी, अब ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सुनकर के तारा जी पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए कहती हैं, कौन आ गया? तभी अखिल, जो अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आंटी देखिए ना, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये दोनों लंगूर यहाँ तक आ गए। तारा जी कहती है, तुम उन दोनों बच्चों की बात कर रहे हो जो स्कूल ड्रेस में? अरे वो तो आर्यन के दोस्त है ना बेटा। ये सुनकर अखिल, जो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, बेड़ा गर्क हो गया, अब ये दोनों मुझे, अच्छा सुनिए, आप इनके सामने मुझे अकेले बुला सकती हैं। तभी वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ करके अपने दिल पर अपना हाथ रखने ही वाला होता है, लेकिन तभी चिंकी आते हुए कहती है, अखिल भाई, आर्यन भाई कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? जैसे ही प्रणव ने यह सुना था, वो ओम की तरफ देखते हैं और ओम प्रणव की तरफ देखता है, और फिर वो दोनों आंखों में फिर से कुछ बातें करना शुरू कर दिए थे। और तभी वो भी भाग करके उसी आदमी के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, अखिल। दोनों ने एक साथ बोला था, और आर्यन के हेल्थ के बारे में शायद वो दोनों भूल गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा शॉकिंग था। अखिल की प्रॉपर बियर्ड हैं, उसके चेस्ट, उसके बॉडी, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से उसने ड्रेसिंग सेंस रखी थी, वो बिल्कुल कोई छोटा बच्चा या कोई लड़का नहीं, बल्कि काफी हष्ट पुष्ट मर्द लग रहा था। और उसकी पर्सनालिटी जो कि बयां कर रही थी कि वो उनकी उम्र का तो बिल्कुल नहीं है, नियर अबाउट 24, इससे कम उम्र उस आदमी की हो ही नहीं सकती। जैसे ही उन दोनों ने एक साथ ये नाम लिया था, तभी आरवी कहती है, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? ये अखिल वहां से भागते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये दोनों सज्जन कौन है?
मैं इन्हें नहीं पहचानता। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गया था और आर्यन जो कि इस वक्त वेटिंग रूम में बैठा हुआ था और यहाँ पर पूरी तरह से शांति थी क्योंकि यहाँ सबको बाहर निकाल दिया गया था आर्यन को थोड़ा पीस देने के लिए। और आर्यन जो कि बस वानी के बारे में सोचे जा रहा था। हाँ, उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था क्योंकि अब वानी की हेल्थ थोड़ी बेहतर हो गई थी। खून अभी ज़्यादा नहीं बहा था उसकी बॉडी से और इतना ज़्यादा क्रिटिकल उसकी सिचुएशन नहीं हुई थी क्योंकि सही टाइम पर उसे हॉस्पिटल ले आ दिया गया था। लेकिन अखिल जो कि हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। उसको इतना घबराता और हाँफता हुआ देख करके आर्यन बहुत ही आराम से सवाल पूछते हुए कहता है, ऐसा क्या हो गया? तभी अखिल उसके सामने अपने घुटनों पर आते हुए कहता है, ओम और प्रणव आ गए और उन्होंने मेरा नाम भी सुन लिया कि मेरा नाम अखिल है। अब क्या करेंगे? अब तो लग रहा है। लेकिन वेटिंग रूम में अब ओम और प्रणव के साथ ही साथ जतन, अंकुर, सर्वेश, दीक्षा, नेहा और प्रभा सबके सब आकर खड़े हो गए थे और सबके सब अपने हाथों को फोल्ड किए हुए थे। यहाँ आराम से अखिल जो कि आर्यन से बैठकर बातें किए जा रहा था, अब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? और अब तो हमारी उम्र भी पता चल जाएगी उन्हें। अब तो सारा भांडा फूट जाएगा यार। एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मैं अखिल का बड़ा भाई हूँ और तू बोल देना कि तू आर्यन का बड़ा भाई है। लेकिन आंटी भी तो है ना। आर्यन जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस था और इन सारे चीजों से अब उसे लेना देना नहीं था क्योंकि अब उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वानी की हेल्थ थी। इससे ज्यादा उसके लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करता था। और अखिल जो कि अपने सारे अंदर के भड़ास को बाहर की तरफ निकाल करके प्लानिंग पे प्लानिंग किया जा रहा था, ये बिना सोचे समझे के पीछे के सारे बच्चे जो कि इस वक्त अपने हाथ को फोल्ड करके अखिल की तरफ ही घूरे जा रहे हैं और आर्यन जो कि उन लोग को भी देख करके बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था और आराम से अभी भी उसी तरह चेयर पर बैठे हुए और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ बांधे अखिल की सारी बकवास को सुन रहा था। और फिर अखिल जैसे ही खड़ा होता है अपनी प्लानिंग को डिसाइड करते हुए कि एक काम करते हैं, हम यही बोलते हैं। आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी जितनी पिटाई तेरी होनी है वो तो अब होकर ही रहेगी। और जैसे ये सुन करके अखिल पीछे की तरफ मुड़ा था क्योंकि आर्यन की नज़र पीछे की तरफ ही थी, वो एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेता है ताकि वो अपने चेहरे को ढक ले, लेकिन इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला था। और सारे बच्चे जो कि उसी को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी जतन जो कि भागकर सारे बच्चों के सामने आकर के खुद के बारे में तारीफ करना शुरू कर देता है। देख रहे हो मेरा IQ लेवल? मैंने पहले ही कहा था, मैंने वानी को भी बोला था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने मुंह पर ना मेकअप थोपता था। यह सुन करके आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मेकअप थोपने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरा स्किन वाकई बहुत अच्छा है और फिलहाल मुझे इन सारे फालतू डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना। और ये बोलकर वो बाहर निकल गया था। अब अखिल अकेले पढ़ चुका था, वो भी सारे क्लासमेट के सामने और सारे बच्चे जो कि उसको घूरते घूरते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इसके लिए पेमेंट मिलता था। ओम जो बाहर की तरफ आते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तूने हमसे झूठ क्यों बोला और दिखावा क्यों किया? अब सारे बच्चे भी आर्यन के पीछे पीछे ही आ रहे थे और तभी ओम जो आगे कहता है, इट्स ओके, होते हैं कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते अपनी लाइफ में ज़्यादा, और ठीक है अगर तू इतनी बार फेल हो गया कि तू इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी क्लास 11th में ही है, पर इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं थी आर्यन। अगर तू बता भी देता कि तू है 30 साल का और तुझे 11th में पढ़ना है तो इट्स ओके, हम तुझे जज नहीं करते। ये सुनकर आर्यन जो ओम की तरफ मुड़ करके अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना रहा था, लेकिन फिर सारे बच्चे जो कि एक साथ हंसने लगते हैं। रीज़न तो अभी भी किसी को नहीं पता था कि आखिर इतना बड़ा ड्रामा लोगों ने किया क्यों, लेकिन इतना तो समझ में आ गया था कि अब ये ड्रामा है तो इसे ड्रामा की तरह ही लेते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। और अब उन लोगों की दोस्ती और ज़्यादा पक्की हो गई थी। सारे बच्चे अब सिर्फ वानी के हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था कि वानी यहाँ पर एडमिट है। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बारे में खबर होती है, सबके सब वानी के लिए प्रे कर रहे थे। लेकिन वानी तो पहले ही क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर ने बाहर आकर के वानी के कंडीशन के बारे में बताया और साथ ही ये भी बोला कि अब जाकर के आप लोग उनसे मिल सकते हैं बिकॉज वो अब कॉन्शियस हो चुकी है, सारे बच्चे भगदड़ मचाने लगते हैं। लेकिन तभी आर्यन सबको रोकते हुए कहता है, एक मिनट, कोई भी उसे मेरे बारे में नहीं बताएगा क्योंकि मैं उसके सामने। तभी अखिल कहता है, अब जब सबके सामने तेरा भांडा फूट ही गया है तो वानी के सामने भी फोड़ ही देना। लेकिन आर्यन कहता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ इसका मतलब सोच समझ कर बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा, मैं उसके सामने विराज हूँ, आर्यन का बड़ा भाई, सो मेक श्योर ये झूठ उसके सामने बरकरार है। तुरंत ही प्रभा जो कि भाग करके अंदर की तरफ जाती है क्योंकि
उसे वानी के बारे में सारी हकीकत पता थी और सिर्फ वही थी जो वानी के बारे में सब कुछ जानती थी, और इसी वजह से उसे वानी के लिए सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही थी। आर्यन के बाद वानी ठीक तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी। बोलने में अभी भी उसे तकलीफ हो रहा था क्योंकि उसकी शरीर वीक पड़ गई थी। ग्लूकोज उसे चढ़ाया जा रहा था। जैसे ही प्रभा अंदर की तरफ आती है, पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वानी को फेस कर पाए। जितनी दर्द में इस वक्त वानी थी और जो भी कुछ उसके साथ हो रहा था, और उसे किस हद तक तकलीफ दी गई थी उसके खुद के अपने बाप के द्वारा, ये सारी बातों को सोच सोच करके अपने आप ही प्रभा की आंखें भर आई थी। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा कर के वानी के ठीक बगल में स्टूल पर बैठते हुए कहते हैं, वानी वानी। वानी ने अपनी आंखें हल्के सी बंद की हुई थी क्योंकि उसे कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा था। शायद उसे बचना नहीं था वापस, न जाने कौन उसे बचा लिया, वो यही सब सोच रही थी। और फिर जैसे ही प्रभा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करती है और प्रभा धीरे से उसके सर पर अपना हाथ चलाते हुए कहती है, तुम ठीक हो? क्या हो गया था तुम्हें? और ये क्या कर लिया था तुमने खुद के साथ? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बारे में अगर हमें पता चलेगा तो हम तुम्हें जज करेंगे? हाँ, दोस्तों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है तुम्हें? और हाँ, हम साथ में मिलकर के उस आदमी को मारेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं वानी। ये सुनकर के वानी जो समझ रही थी कि प्रभा को तो कुछ भी नहीं पता होगा, बस उसे इतना ही दिख रहा है कि उसकी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। लेकिन फिर प्रभा कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो वीरेंद्र अंकल इस हद तक गिर जाएंगे। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सेफ हो, और जो भी कुछ हुआ ना, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। देखो तुम्हें जो आदमी मिला है ना, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है वानी। वानी तभी एकदम से गुस्साते हुए प्रभा के हाथ को अपने सर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं सुनना। वो बेरहम इंसान है, वो सबको मार देगा। यह सुनकर प्रभा कहती है, इसी की तो ज़रूरत है तुम्हें। उसके अंदर है वो पावर जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है वानी। सब ठीक हो जाएगा और खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वो इसी तरह इमोशनल बातें कर ही रही थी कि पीछे से किसी से रहा नहीं जाता और वो भाग कर अंदर की तरफ आते हुए कहती है, वानी, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया तुमको जी? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम ज़्यादा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, ज़्यादा मन उब गया तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से? तुम पागल हो गया? इतनी सुंदर सी तो हो तुम, सब तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाते हैं। हम तो झूठ बोल रहे थे, आर्यन भी तुम्हारे ऊपर लट्टू है। तुम मरने की कोशिश क्यों की? हाँ, हम लोगों पर रहम नहीं आया तुमको? और ये बोल करके वो उसी के सीने से जाकर के लग गई थी। तभी प्रभा उसको रोकते हुए कहती है, अरे आराम से, उसे लग जाएगी, दूर रहो उससे। उसके पीठ में भी अभी बैंडेज लगाया गया है। जानी जो दीक्षा की आवाज़ सुन करके उसकी तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में हल्की नमी दे करके दीक्षा जो उससे कहती है, क्या हुआ? किसने तुमको कुछ बोला? हमको बताना, हम इतना उसको मारेंगे ना, अपने हाथ से उसका जबड़ा नोच लेंगे, बता रहे हैं। तभी वानी के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आ गई थी और अब नेहा कैसे पीछे रह सकती थी। वो भी अंदर आते हुए कहती है, ठीक है तो वो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड, भूलना मत तुम लोग। चलो हटो, जाओ, मुझे बात करनी है अपनी वानी से, जाओ। प्रभा जो कि दीक्षा को अपने साथ लेकर बाहर आ गई थी और तभी नेहा जो कि उसके सीने से धीरे से लगते हुए कहती है, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कैसे हो गई तुम? यू वर लिविंग द बेस्ट लाइफ वानी, अचानक से ये सब, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ भी बात होती तो तुम कम से कम मुझसे एक बार शेयर तो करती। ऐसे सब कुछ अकेले अकेले झेलने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैं शायद तुम्हारे लिए कोई हेल्प नहीं कर पाती, मगर फिर भी तुम्हारे दर्द को हल्का तो कर सकती थी ना। तुमने अच्छा नहीं किया वानी। तभी वानी कहती है, मुझे वक्त मिला होता तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करती, कम से कम आर्यन को तो पक्का बताती, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं जीना नहीं चाहती नेहा, मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें नहीं पता मेरे बारे में। नेहा कहती है, प्रभा ने हमें रास्ते में सब कुछ बता दिया है और अब हमें भी सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम कुछ मत सोचो, बस अच्छा सोचो। और जहाँ तक बात रही उस आर्यन की, हम उसे सब कुछ बता देंगे, ठीक है? तभी वानी कहती है, नहीं ऐसा मत करना, उसे कुछ मत बताना। उसे अगर कुछ भी पता चला तो वो मुझे छोड़ देगा।
उसके आंसू जो उसकी आंखों से नीचे की तरफ उतर गए थे, और वो वानी के कंडीशन को देखते हुए धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें वाकई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला है तुम्हारी लाइफ में। आर्यन इज सो परफेक्ट फॉर यू वानी। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। क्योंकि नेहा को तो पता था कि आर्यन ने उसे बचाया है। हाँ, उसे सब कुछ नहीं पता था आर्यन के बारे में कि कौन कौन से फेज में आर्यन हमेशा वानी का साथ दिया है, मगर उसे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि अगर वानी अभी तक ठीक है, सही सलामत है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न आर्यन ही है। अब एक एक करके सारे बच्चे उससे मिलने आ रहे थे। सबको तो ये बात नहीं पता थी कि वानी के साथ क्या गुजर रही है, मगर फिर भी सारे बच्चे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और सबके सब एक एक करके उससे मिलने आ रहे थे। तभी जतिन जाते हुए कहता है, मैं सच बता रहा हूँ वानी, मैं सच बता रहा हूँ। तभी उसको याद आता है कि आर्यन ने मना किया है कि कुछ भी आर्यन के बारे में वानी को पता नहीं चलना चाहिए, जिससे वो अपने सर पर अपना हाथ इधर उधर फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैंने बोला एकदम सच था वानी। वानी जो धीरे से कहती है, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जतिन जो कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि हाइट से दिमाग का कोई लेना देना नहीं है। मेरा आईक्यू बहुत तेज है वानी। एक दिन तुम मेरी बात को याद करके इस बात पर हामी ज़रूर भरोगी, देखना तुम, और जल्दी से ठीक हो जाओ। हमें बहुत मस्ती करनी है अभी। और ये बोल करके वो धीरे से पानी के हाथ को हल्का सहलाता है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से एक एक करके सारे बच्चे आने लगे थे। और तभी प्रणव भी अंदर की तरफ आता है और सारे बच्चे बाहर की तरफ जा चुके थे पहले ही। और प्रणव जो वानी की हालत को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, पर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं था। आई एम सो सॉरी। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया। पर आर्यन इज़ सो बेस्ट फॉर यू। वो तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा और हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और हाँ, मैं उससे कुछ सीखूँगा ताकि जब भी मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिले तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दूँ और हर वक्त उसका साथ भी। ये सुनकर वानी कहती है, मेरे बारे में जो भी कुछ तुम्हें पता चला उसे किसी को ना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे किस नज़र से देखते होगे, पर तभी ये सुनते ही प्रणव जो अपने हाथ को ले जा करके वानी के सर पर धीरे से रखते हुए कहता है, हम फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरी नज़र तुम्हें कभी जज नहीं करती वानी। बस ये सारी बातों को सुन करके मैं बहुत घबरा गया था, डर गया था, मैं समझ ही नहीं आया क्या करूं, और इसी वजह से तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया। तभी वानी स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी तो अलग हुई थी ना, और मेरे पापा को भी तो पता चल गया था, एंड मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ था। तभी पीछे से कोई टिक करके दरवाजे के पास ये सब सुने जा रहा था और धीरे से दरवाजे को अपने हाथों से नॉक करते हुए कहता है। तभी प्रणव पीछे मुड़ करके देखा था। आर्यन जो इस वक्त अपनी नज़रों को प्रणव की तरफ घूर रहा था, जो कि इस वक्त अपने हाथों को ले जाकर के वानी के सर पर रखा था, वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है। और वहीं आर्यन जो कि उसे घूरते हुए कहता है, यू हैव रीच्ड द टाइम लिमिट। इससे ज़्यादा तुम वानी से बात नहीं कर सकते, जाओ बाहर। प्रणव जो आर्यन को फिर से थोड़े गुस्से में तो घूर रहा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वानी को उसने बहुत हेल्प किया है, और फिर वो अपने सर को हल्का नीचे की तरफ झुकाए हुए वहाँ से बाहर निकलने लगता है। लेकिन वानी प्रणव को रोकना चाह रही थी, लेकिन तभी विराज को देख करके उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। और अब आर्यन दरवाजे को बंद करते हुए अंदर की तरफ आया जा रहा था और उसकी टक टक की आवाज़ वानी को डरा रही, क्योंकि वानी ने देखा था कि उसके पापा को इस आदमी ने कितनी बेरहमी से दर्द दिया और कितनी ज़्यादा तकलीफ दी, और बिल्कुल भी तरस नहीं आता इस आदमी को। वो वानी के जैसे ही थोड़ा करीब झुका था, वानी तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ ली थी, लेकिन आर्यन जो उसके गालों पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए अपनी तरफ उसे घुमाते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। वानी फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ने लगी थी, लेकिन आर्यन के हाथ जो कि उसके गालों पर थे और वो उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ दिखाते हुए कहता है, ये जो भी तुमने अभी अपने साथ किया है, इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तुम्हारे प्यारे डैड को। ये सुनते ही वानी एकदम से घबरा गई थी और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर देती है, लेकिन
आर्यन जो एल्बो को ले जा करके उसी के बेड पर टिकाता है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को अपने फिंगर टिप से इधर उधर सहलाते हुए कहता है, इट्स ओके। तुम्हें पता है तुमने जो भी कुछ किया उसके रिजल्ट तुम्हारे प्यारे डैड को भुगतना पड़ रहा है, और उनकी हालत देखोगे ना तो तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करने का सोचोगे नहीं। सो ठीक है, इट्स ओके। और तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? यह सुनकर वानी कहती है, क्यों बचाया मुझे, मरने क्यों नहीं दिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वानी के इस बात को सुनकर आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ने लगा था और उसकी मुट्ठी एकदम से कसने लगी थी, और दूसरा हाथ जो अभी तक वानी के गालों पर बहुत ही प्यार से रब हो रहा था, अभी उसके हाथ में एक अजीब सी सख्ती आ जाती है और वो बहुत ही तेज तेज वानी के गालों को रब करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सांस है तुम्हारी है जो तुम्हें मरने दूंगा मैं? बहुत कीमती चीज़ हो तुम मेरे लिए, बहुत महंगी कीमत में खरीदा है तुम्हें। और पता है तुम्हें बेचने वाला कौन था? वानी, जो कि अपनी आंखों को बड़ी कर ली थी ये सुनने के लिए, शायद वो भी जानना चाह रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी पर इतना किसका हक हो गया जो उसे बेच दिया। तभी आर्यन जो नाम लिया था वानी एकदम से कांप गई थी, वीरेंद्र। और वीरेंद्र को इससे अकेले नहीं बल्कि तुम्हारे बाप को भी इससे प्रॉफिट मिला है। दोनों पार्टनरशिप में तुम्हें मुझे बेच कर गए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सांसों पर अब तुम्हारा हक है, तो इस गलत फहमी से खुद को बाहर निकालो। तुम जियोगी या मरोगी ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम कितना खुश रहोगी और कितना दुखी ये भी मैं डिसाइड करूँगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो उसका रिजल्ट तुम्हारे अपने खुद के बाप को झेलना पड़ेगा। और अगर मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ ना तो सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन के साथ भी बहुत कुछ बुरा कर सकता हूँ। और अब तो तुम्हारे सारे दोस्त भी मेरे कब्जे में आ चुके हैं। जैसे ही वानी ने यह सुना था वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, मेरे मम्मा और मिशू ने कुछ नहीं किया और मेरे दोस्त को कुछ मत करना। तभी आर्यन जो हल्का स्मोक करते हुए कहता है, दूसरों की बहुत फिक्र है, खुद के बारे में कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। खुद बेड पर पड़ी हुई हो, क्रिटिकल हालत में थी। दूसरों के बारे में सोचने के अलावा कभी खुद के बारे में सोचने के बारे में सोचा है? वानी जो इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या ये वाकई ही वही है जो वो बता रहा है, क्योंकि ऐसी बातें तो हमेशा आर्यन क्या करता था। कुछ अजीब सी पहेलियाँ होती थी उसकी बातों में। वानी जो विराज के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और विराज उसकी तरफ देख कर कहता है, अब से सिर्फ खुद के बारे में सोचोगी, दूसरों के बारे में फिक्र करना बंद करो। भगवान नहीं हो तुम, इंसान हो, इंसान बन के रहो। और ज़्यादा अपना फालतू दिमाग लगा करके खुद को कभी हर्ट करने के बारे में सोचा ना तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी जो भी तुम देखने वाली हो थोड़ी देर में अपने ठीक सामने, उसके बाद मुझे पता है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दोबारा से खुद को कभी हर्ट नहीं कर पाओगे। वानी डरते हुए कहती है, मेरी मम्मा बहन को कुछ नहीं करेंगे आप, और मेरे दोस्तों को भी नहीं, और प्लीज़ पापा तो वैसे ही बहुत पेन में है। आर्यन जो उसके गालों पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैं किसके साथ क्या करूँगा, बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हें खुश देखना है। तुम अगर ठीक रहोगी तुम्हारे आसपास तुम्हारे सराउंडिंग में सारे लोग ठीक रहेंगे, और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं सबकी लाशें बिछा दूंगा तुम्हारे सामने।